आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से इथियोपिया के दौरे पर। इथियोपिया के अपने हममनसब डॉक्टर अबी अहमद के साथ करेंगे दो तरफा बातचीत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत उर्दून बिजनेस समिट में सरमायाकारी, इख्तरा और तरक्की पर दिया जोर। दोनों ममालिक को करार दिया दुनिया के लिए तरक्की का नया इंजन। वज़ीर आज़म मोदी को रुखसत करने के लिए हवाई अड्डे पर गए वहां के वली अहद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में परमवीर गैलरी का किया इफ्तिताह। सदर जमहूरिया ने गैर मामूली बहादुरी, हिम्मत और ईसार कुर्बानी का मुजाहरा करने पर परमवीर चक्र अवार्ड याफ्ता अफराद और उनके अहल खाना को एजाज से नवाजा। कायदे ऐवान जेपी नड्डा ने इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर अपोजिशन पर किया हमला। राज्यसभा में कहा, दहाइयों तक एक ही खानदान मुल्क में रहा बरसरे इख्तिदार, उस वक्त क्यों नहीं उठाया गया इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर सवाल। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में तरक्की याफ्ता भारत जी राम जी बिल किया पेश। ये बिल देगा 125 दिन के रोजगार की जमानत। सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कवानीन में तरमीम बिल 2025 भी लोकसभा में किया गया पेश। और गोवा आतिशज़दगी के मुल्जिम लूथरा बरादरान को बैंकॉक से लाया गया दिल्ली। गोवा पुलिस ने लिया तहवील में पूछताछ जारी। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने 3 रोज़ा दौरे के दौरान जॉर्डन यानी उर्दून के दौरे के बाद अभी इथियोपिया पहुंच गए हैं। इससे कबल वो उर्दून से इथियोपिया के लिए रवाना हुए थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज से इथियोपिया का 2 रोज़ा दौरा शुरू करेंगे। वज़ीर आज़म अपने इथियोपिया के हममनसब के साथ हिंदुस्तान इथियोपिया 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर वसी बातचीत करेंगे। इथियोपिया ग्लोबल साउथ में भारत का एक काबिल एतमाद पार्टनर और करीबी दोस्त है। दरियासना इथियोपिया में भारतीय बिरादरी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आमद को लेकर बेहद पुरजोश है। 2011 के बाद किसी भारतीय वज़ीर आज़म का इथियोपिया का ये पहला दौरा है। इथियोपिया में भारतीय बिरादरी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आमद को लेकर बेहद पुरजोश है। 2011 के बाद किसी हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म का इथियोपिया का ये पहला दौरा है। तालीम, तिब, कारोबार और समाजी कामों से वाबस्ता हिंदुस्तानियों की एक बड़ी तादाद इथियोपिया की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। हमारे नामा निगार अश्वनी मिश्रा ने वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से वहाँ मौजूद भारतीय बिरादरी के जोशो खरोश पर उनसे बात की। 16 और 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया की राजकीय यात्रा पर होंगे। जबरदस्त उत्साह है इथियोपिया में रहने वाले भारतवंशियों के, और साथ ही साथ दिल खोलकर स्वागत करने के लिए, उन्मुक्त कंठ से स्वागत करने के लिए लोग जोर शोर से तैयारी में हैं। हमारे साथ अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं। इंडस्ट्री से जुड़े हुए संजय बोरा साहब हैं। सर, कैसी यात्रा को देखते हैं और कैसे ट्रेड, कॉमर्स, इन सब एक्टिविटीज में इन्हेंसमेंट आएगा? सर, जैसे हमारे रिस्पेक्टेड द मोस्ट फेवरेट एंड द मोस्ट रेप्यूटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमारे इंडिया में 3 डी से पूरा भारत की इंडस्ट्री और ट्रेड बदल लिया था। वन इज़ डेमोक्रेसी, सेकंड वन इज़ डेमोग्राफी, और थर्ड वन इज़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। द सिमिलर वे हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अभी भी उनके पथकरण पे चल रहे हैं, और हमारे यहाँ पे डिजिटल हाईवे बहुत अच्छा क्रिएट हो रहा है इथियोपिया में। एट द सेम टाइम डेमोक्रेसी बहुत अच्छी तरह इवॉल्व हो रही है। ऑब्वियसली वी ऑल आर लर्निंग फ्रॉम इंडिया फुटस्टेप। कौन से ऐसे क्षेत्र और हैं जिनमें बेहतर योगदान संभव हो सकता है? सबसे पहले तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री का हम सभी लोगों की तरफ से, इथियोपिया वासियों की तरफ से स्वागत अभिनंदन करना चाहूँगा। औद्योगिक विकास का बहुत अच्छा ओपनिंग हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खास करके माइनिंग सेक्टर में।
और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे अभी भी 90 to 95% इम्पोर्ट होता है। अगर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आती है हिंदुस्तान की, तो मैं सोचता हूँ कि ये अतुलनीय हो जाएगा इथियोपिया के लिए और भारत देश के लिए, जो कि हमारा जो बिलेटरल ट्रेड है वो भी बढ़ेगा। मैत्री जोशी जी हैं, आपने इथियोपिया को प्रेजेंट किया प्रवासी भारतीय दिवस में इस बार जब उड़ीसा में। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ किस तरीके से देखती हैं महिला सशक्तिकरण को? प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की नीतियों को अगर आर्थिक क्षेत्र में भी लागू किया जा रहा है तो क्या नारी को भी उतना प्रतिनिधित्व मिलता दिख रहा है यहाँ पर? नमस्ते। नरेंद्र मोदी जी के अंडर हमारे इंडिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स आए हैं, स्पेशली फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। एंड आई थिंक यहाँ पे भी यहाँ की गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो इंडियन गवर्नमेंट से सीख सकती है, स्पेशली ऑन द रिफॉर्म्स जो हम अभी रिसेंटली भी लेकर के आए हैं। स्पेस में जो वुमेन के लिए इतनी फ्लूइडिटी है फॉर पीपल, यहाँ पे आज के दिन में भी पार्लियामेंट में यहाँ पे बहुत सारी अच्छे अच्छे पोजीशन में लेडीज़ को रखा जा रहा है। एंड उसके पीछे का जो रीज़न बताया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि इंडिया से उन्होंने ये चीज़ उठाई है एंड सीखी है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ आएंगे एंड यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से उनकी मीटिंग होगी, तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर में और भी चर्चा होगी और यात्रा से और ज़्यादा संबंध प्रगाढ़ होंगे। बहुत सारे शिक्षकों का योगदान है इथियोपिया में। भारतीय शिक्षक बड़ी संख्या में यहाँ के राजनीतिज्ञों से लेकर यहाँ के व्यवसायियों तक उन्होंने शिक्षित किया। कैसे पीपल टू पीपल कांटेक्ट, कैसे कल्चरल कनेक्ट और बेहतर होगा? अभी इथियोपिया में 40 साल के पहले वो इंडियन टीचर्स इधर काम कर रहे हैं। सो बहुत कम से कम एक्चुअली 3,000 के साथ के इधर हिंदुस्तान एक्चुअली हर यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है। ये बहुत रिलेशंस है बिटवीन इंडिया एंड इथियोपिया। उसके बाद एक्चुअली ये इथियोपियंस ये हमारा इंडियन कल्चर को बहुत पसंद करेगा। बहुत इथियोपियंस एक्चुअली ये टेलीविज़न देख के हिंदी में बात करेगा। इसलिए मैं क्या किया एक्चुअली वो हमारा हिंदी प्रमोट करने के लिए हिंदी से हमारे सीखने के मैं ये किताब लिखा। हमारा हिंदुस्तान इथियोपियंस बहुत रेस्पेक्ट में है, बहुत रेस्पेक्ट किएगा। मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जुस्तजू, तू ही मेरी शान। तो देश की आन बान शान को अपने दिलों में समेटे ये भारतवंशी उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एडिस अबाबा आएंगे। निश्चित तौर से ये यात्रा भारत अफ्रीका संबंधों को ही नहीं, भारत इथियोपिया संबंधों के साथ साथ पूरी दुनिया को दोस्ताना संबंधों की नए मिसाल के रूप में प्रस्तुत करेगी। कैमरा पर्सन शुभम के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, एडिस अबाबा। इथियोपिया की तरक्की में भारतीयों के ताउन का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1955 में भारतीय बिरादरी ने हिंदुस्तानियों के अतियात से दारुल हुकूमत एडिस अबाबा में महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल तामीर किया। आज ये अस्पताल इथियोपिया का सबसे बड़ा ज़चगी अस्पताल बन गया है, जो हर ज़चगी और अमराज नस्वा के इलाज में मदद करता है। पेश है एडिस अबाबा से हमारे नामानिगार अश्विनी मिश्रा की ये खुसूसी रिपोर्ट। महात्मा गांधी ने अगर साउथ अफ्रीका में फीनिक्स फार्म की स्थापना की थी, तो यहाँ अदीस अबाबा में महात्मा गांधी जी को समर्पित एक अस्पताल को भारतीयों ने स्थापित किया 1951 में और बनकर तैयार हुआ 1955 में। और भारतीयों के द्वारा दिए गए पैसे और दान से इस पूरे अस्पताल का निर्माण हुआ, जो कि इथियोपिया का पहला मैटरनिटी हॉस्पिटल माना जाता है। कैसे इस अस्पताल की पृष्ठभूमि भारतीयों ने रखी, कैसे नींव रखी और कितना महत्वपूर्ण है ये योगदान। तभी का जो हाई कमिश्नर था इंडिया का पहला हाई कमिश्नर सरदार सिंह, ये सबको कम्युनिटी को बोला कि भाई कुछ करो। कम्युनिटी को इकट्ठा किया, वो एक दिन में इसकी निर्माण के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया था। फिर उधर एम्परर को मिले, वो एम्परर को ये प्रपोजल दी तो बहुत खुश था। उसने लैंड भी दी, जो अभी ये लैंड है। उस समय कितना इकट्ठा हुआ पैसा? और उस दफे 230,000 बिर इकट्ठे हुए थे। उसके ज़माने में अबाउट 130,000 US डॉलर। आज के ज़माने में जो आप गिनो तो ये मिलियंस के पैसे जाते हैं। तो ये जो है एक हमारा कम्युनिटी का योगदान है। बड़ी संख्या में भारतीय यहाँ पर आए। सबसे पहले गुजराती भी यहाँ इथियोपिया आने वाले लोगों में शामिल रहे। जी हाँ। कैसा संबंध, द्विपक्षीय संबंध, भावनात्मक संबंध? बहुत अच्छा संबंध रहा। वो अभी तक भी संबंध बहुत है,
क्योंकि वो लोग हमको हम उस लोग के जैसे ही मानते हैं। और आगे कितना देखते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आ रहे हैं और संबंध और ज्यादा मजबूत? संबंध तो बहुत ही मजबूत होंगे। पहले से मैं जो बोल रहा हूँ, इधर से कम्युनिटी इकट्ठी हुई थी 130 साल पहले हिंदू महाजन के नाम पे। वो हिंदू महाजन अभी तक भी चल रहा है एंड वेरी एक्टिव है। एंड सारे हिंदू धर्म के सब फेस्टिवल सब कुछ हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट है, इथियोपियन प्रजा का भी सपोर्ट है और भविष्य में बहुत अच्छा होने वाला है। फंक्शंस भी होंगे, करते हैं सब कुछ। नवरात्रि होती है, दिवाली होती है, सब कुछ होता है इधर। What do you think? It's a nice example of Indian communities give to Ethiopia and you people. Now, Prime Minister Narendra Modi is coming to Addis Ababa. At country level, strong bilateral relationships will be enhanced, and different sectors will be enhanced by the arrival of His Excellency, the Prime Minister of India, Narendra Modi. At Gandhi level, Gandhi Memorial Hospital has been an icon of the relationship between Indian and Ethiopian government, Indian community and Ethiopian community. I believe that the icon will flourish much more, and the Indian community, the Indian government and His Excellency Prime Minister Narendra Modi will support every endeavor that the hospital management have been doing. We have been expanding the hospital service, the magnitude. We have been developing the institution to provide a much comprehensive and excellent service. We are also planning to advance the city government of Addis Ababa, under which the hospital is being rolled, as provide an additional land for the expansion of the hospital. चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, उसमें भारत अपना और योगदान बढ़ाए और साथ ही साथ जो संबंध है दशकों पुराने वो और मजबूत हों। कैमरा पर्सन ललित के साथ अश्वनी कुमार मिश्र, महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, अदीस अबाबा, इथियोपिया। उर्दून में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एजाज से नवाजे जाने की एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जिसमें वली अहद अल हुसैन बिन अब्दुल्ला दोयम ने शख्सी तौर पर वजीर आजम की गाड़ी चलाई। वजीर आजम और वली अहद ने दो तरफा मुलाकात भी की। इथियोपिया रवाना होने से कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उर्दू म्यूजियम का दौरा किया। ये नया म्यूजियम 2014 में मुकम्मल हुआ था। इसमें तारीखी नवादरात का मजमुआ है। 10,000 मुरब्बा मीटर पर फैले इस म्यूजियम में 9,000 साल पुराना मुजस्समा भी रखा गया है। म्यूजियम का दौरा करने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वली अहद ने एक याददाश्त मुफाहमतनामे पर दस्तखत भी किए। उर्दू में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शाह अब्दुल्ला दोयम के साथ बिजनेस फोरम में शिरकत की। फोरम में वजीर आजम ने कहा कि भारत और उर्दू के आपसी एतमाद से मुस्तकबिल में नए इक़्तिसादी मौक़े मैसर आ रहे हैं। इससे दोनों ममालिक तवील मुद्दती ताल्लुकात उस्तवार कर सकते हैं। भारत आज जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। मैं जानता हूं कि बिजनेस की दुनिया में नंबर्स का महत्व होता है, लेकिन यहां हम सिर्फ नंबर्स गिनने नहीं आए, बल्कि हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने आए हैं। एक जमाना था जब गुजरात से पेट्रा के रास्ते यूरोप तक का व्यापार होता था। हमारी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी के लिए हम वो लिंक्स फिर से रिवाइव करने होंगे और इसको साकार करने में आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।
वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत के पास मौक़े भी हैं, हुनर भी है, रफ्तार और इख्तरा भी है, और ये कि उर्दून जोग्राफियाई लिहाज से एक अहम मुल्क है। इस सूरत हाल में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन दुनिया को एक काबिल एतमाद सप्लाई चेन फराहम कर सकता है। आप सभी जानते हैं कि भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत की ग्रोथ रेट 8% से ऊपर है। ये ग्रोथ नंबर प्रोडक्टिविटी ड्रिवन, गवर्नेंस और इनोवेशन ड्रिवन पॉलिसीज का नतीजा है। आज दुनिया को नए ग्रोथ इंजन चाहिए। दुनिया को एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन की जरूरत है। भारत और जॉर्डन मिलकर दुनिया की इस जरूरत को पूरा करने में बड़ा रोल निभा सकते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक, हेल्थ टेक और एग्रीटेक के शोबों में भारतीय और उर्दून स्टार्टअप्स नए ताउन को फरोग देने में ताउन कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन शोबों में ताउन से नए मौक़े मैसर आएंगे। आज जॉर्डन के हर बिजनेस, हर इन्वेस्टर के लिए भी भारत में अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। मैं आपसी सहयोग के कुछ की सेक्टर्स की चर्चा आपके साथ जरूर करना चाहूंगा। ऐसे सेक्टर जहां विजन, वायबिलिटी और वेलोसिटी ये तीनों मौजूद है। पहला, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी। इसमें भारत का अनुभव जॉर्डन के बहुत काम आ सकता है। हिज मैजेस्टी और मैंने इन फ्रेमवर्क्स को जॉर्डन के सिस्टम से जोड़ने पर चर्चा की है। हम दोनों देश फिनटेक, हेल्थ टेक, एग्रीटेक ऐसे अनेक सेक्टर्स में अपने स्टार्टअप्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि खाद की पैदावार के साथ साथ फार्मा सेक्टर में भी उर्दून के साथ ताउन दुनिया के लिए फायदेमंद साबित होगा। फार्मा और मेडिकल डिवाइसेस के क्षेत्र में भी अनेक संभावनाएं हैं। आज हेल्थ केयर सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है। जॉर्डन में भारतीय कंपनियां मेडिसिन बनाएं, मेडिकल डिवाइस बनाएं, इससे जॉर्डन के लोगों को तो फायदा होगा ही। वेस्ट एशिया और अफ्रीका के लिए भी जॉर्डन एक रिलायबल हब बन सकता है। जेनरिक्स हो, वैक्सीन्स हो, आयुर्वेद हो या वेलनेस, इंडिया ब्रिंग्स ट्रस्ट एंड जॉर्डन ब्रिंग्स रीच। वज़ीर आज़म ने तरक्की के लिए बुनियादी ढांचे के शोबे की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने मुल्क शाम में तामीर नौ के लिए शाह अब्दुल्ला दोयम के विजन की तारीफ की। फ्रेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन तेज ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। इन क्षेत्रों में हमारा कोलैबोरेशन हमें स्पीड और स्केल दोनों देगा। हिज मैजेस्टी ने जॉर्डन में रेलवे और नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का विजन साझा किया है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी कंपनियां उनके विजन को साकार करने के लिए सक्षम भी हैं और उत्सुक भी हैं। कल हमारी मुलाकात में हिज मैजेस्टी ने सीरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्शन की जरूरतों के बारे में भी बताया। भारत और जॉर्डन की कंपनीज इन जरूरतों को पूरा करने पर मिलकर काम कर सकती है। उर्दून के शाह अब्दुल्ला दोयम ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत की तरक्की की तारीफ की।
और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। राज्यसभा में इंतखाबी इस्लाहात पर बहस के दौरान कायदे-ए-ऐवान और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने इलेक्शन कमीशन के किरदार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कई दहाइयों से मुल्क में आज़ादाना, मुनसिफाना और कामयाब इंतखाब कराए हैं, जिसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जेपी नड्डा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब एक ही खानदान कई दहाइयों तक इख्तिदार में रहा तो इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर कभी सवाल क्यों नहीं उठाया गया। कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो रिफॉर्म्स के साथ एक लंबी यात्रा की है, उस लंबी यात्रा में सुचिता के साथ देश एक के बाद एक चुनाव कराता चला गया है। यह इलेक्शन कमीशन को इसके लिए नहीं सिर्फ मेरी तरफ से बल्कि कंप्लीट हाउस की तरफ से उसको बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए जिन्होंने इस काम को किया। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि दशकों तक इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग पर और इलेक्शन कमीशन के काम को देखने की जिम्मेवारी एक पार्टी की थी और वो पार्टी लंबे समय तक राज में रही। और मैं उसको और सीमित करूं तो वो एक पार्टी नहीं, एक परिवार के पास थी। और तब तो कभी कोई इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर प्रश्न नहीं खड़े हुए। साबिक मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने मनरेगा स्कीम का नाम बदलकर जी राम जी योजना रखने पर कांग्रेस की मुखालफत का जवाब दिया है। उन्होंने कहा यह स्कीम देही इलाकों में रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए मुतारिफ कराई गई, जिसमें काम के दिनों को साल में 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करने की तजवीज दी गई। कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या पार्टी राम जी के नाम की वजह से इस स्कीम की मुखालफत कर रही है या इससे गरीबों को मिलने वाले फवायद की वजह से। ये एक योजना है गरीब की भलाई के लिए, उसका मानदेय बढ़ाने के लिए, उसको 100 की बजाय 125 दिन की दिहाड़ी दिलाने के लिए, उसको प्रति वर्ष और आय देने के लिए। अगर प्रियंका जी, राहुल जी और पूरी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इसका विरोध करती है तो क्या वो केवल राम जी के नाम का विरोध करती हैं या गरीब का विरोध करती हैं, जरूरतमंद का विरोध करती हैं? और गोवा नाइट क्लब आतिशज़दगी केस के मुलजिम गौरव और सौरभ लूथरा को आज थाईलैंड के बैंकॉक से भारत लाया गया। गोवा पुलिस ने उन्हें तहवील में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल के लिए SIR 2026 के तहत तैयार करदा वोटर लिस्ट का मुसव्वदा जारी कर दिया है। मुसव्वदे की फहरिस्त एसिनेट ऐप के जरिए देखी जा सकती है। ये जल्द ही कमीशन की वेबसाइट पर भी दस्तयाब होगा। कमीशन के मुताबिक ये कार्रवाई वोटर लिस्ट के दुरुस्त और गलतियों से पाक होने को यकीनी बनाने के लिए की गई है। ड्राफ्ट लिस्ट से 58,20,898 लोगों के नाम निकाले गए हैं। रियासत के कुल 7,66,37,519 वोटर्स में से 58,20,819 वोटरों के नामों को हटाने के बाद मुसव्वदा फहरिस्त में 7,08,16,621 वोटर्स होंगे। मालूमात के मुताबिक हज़फ किए जाने वाले फौतशुदा वोटर्स की तादाद में 24,16,852 ट्रांसफ़र वोटर्स, 19,88,076 और जाली वोटर्स 1,38,328 और दीगर 57,604 शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स से अपील की है कि वो अपना स्टेटस चेक करें और अगर किसी वोटर का नाम गलती से हटा दिया गया है तो मुकर्ररा वक्त के अंदर एतराज़ दर्ज कराएं। कमीशन ने इस मकसद के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ज़राए फराहम किए हैं। और खेल की खबरों में IPL 2026 मेगा नीलामी में बहुत ज़्यादा रकम की बोली लगाई गई। अबू सहबी में IPL खिलाड़ियों की नीलामी में ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर कैमरॉन ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। इसके साथ ही कैमरॉन IPL की तारीख के महंगे तरीन गैर मुल्की खिलाड़ी भी बन गए। कैमरॉन स्टॉक को पीछे छोड़कर महंगे तरीन गैर मुल्की खिलाड़ी बन गए हैं। इससे कबल मुंबई ने कैमरॉन की बुनियादी कीमत 2 करोड़ रुपए पर पहली बोली लगाई, जिसके बाद राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता के दरमियान लंबा मुकाबला हुआ और बोली की कीमत 13.5 करोड़ रुपए तक पहुंचने के बाद चेन्नई ने कदम रखा। इसके बाद कोलकाता और चेन्नई आमने सामने रहे और बोली 22 करोड़ रुपए तक पहुंच गई और आखिरकार कोलकाता ने बोली जीत ली।
तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। ये लकी है जो सेहत काबू में आ गई, वरना